चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। अब तक तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया है कि मीरा और उसकी सास दोनों में कितने अच्छे से जमती है। हर मुश्किलों में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं दोनों। मीरा की देवरानी चित्रा को जेल हो जाने के बाद से इनके घर में सब सुकून से जी रहे थे। सच कहें तो सबके सब यही चाहते थे कि चित्रा कभी घर वापस ना आए, पर चित्रा की सजा तो खत्म हो चुकी थी। वो एक दिन अचानक से अपने ससुराल आ पहुंची। चित्रा, इतना सब करने के बाद अब किस मुंह से इस घर में कदम रखी है? हाँ, यहाँ पे तुझे कोई नहीं चाहता, चली जा यहाँ से। ओहो माँ जी, मैं कौन सा यहाँ पे रहने आई हूँ? मैं तो बस ये बताने आई थी कि आप सबकी ये दुश्मन चित्रा अब जेल से छूट गई है। सावधान हो जाओ, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। चित्रा, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे ऐसी बातें मत किया कर। ये बुढ़ी अभी तक जिंदा कैसे है, यही सोचकर मैं परेशान होती हूँ। और हाँ, तू काली मीरा, तेरे साथ तो मेरे कितने हिसाब बाकी हैं। इस बार चोरी छुपे नहीं, खुल के बदला लूंगी। चलती हूँ। चित्रा वहां से चले जाने के बाद उसकी धमकी के बारे में सोच सोचकर कुसुम देवी का ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। फिर मीरा उन्हें लेकर हॉस्पिटल चली गई। मीरा, तू मीरा ही है ना? साधु भैया, आप यहाँ पे? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। थोड़ा शुगर बढ़ गया था, इसीलिए डॉक्टर से मिलने आ गया। और तेरी माँ और बहन की खबर मिली या नहीं? माँ, सोनाली, क्या हुआ है उन्हें? कौन सी खबर? अरे होगा क्या उन्हें? उन्हें कभी कुछ होता है क्या? बात यह है कि अब तेरी सौतेली माँ रत्नाबाई हमारे पंचायत में सरपंच बन गई है। क्या माँ सरपंच बन गई है? आप ये क्या बोल रहे हैं? एकदम सही कह रहा हूँ मैं। लगता है उन्हें कोई सही रास्ते पर चला के आखिर में जिता ही दिया। पता नहीं उनके पीछे कौन है और किसका हाथ है। खैर, जो भी हो, पर बहुत पैसे लूट रही है। जा जा, मिलके संभाल ले उन दोनों माँ बेटी को, नहीं तो बात आगे बिगड़ सकती है। मुझे तो लगता है आखिर में गांव वाले भगा भगा के मारेंगे उन दोनों को। हमारा नेता कैसा हो, रत्नाबाई जैसा हो। अरे लाखों में रत्नाबाई हमारे गांव में खुशहाली आई। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ पे बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद की वजह से खड़ी हो पाई हूँ। हाँ, अब इस गांव का हर दुख दूर करूंगी मैं। हर घर पानी, हर घर बिजली, हर एक गली का सड़क पक्का होगा, गांव में अस्पताल होगा, बच्चों के लिए स्कूल होगा। मुझे ऐसे ही जिताते रहना, मैं सब कुछ कर दूंगी आप लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात। रत्नाबाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बकवास कर रहे हो? 1000 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूंगी। नारा लगाने के लिए बुलाती हूँ तुम्हें, फालतू के बकवास के लिए नहीं। अब जाओ। पर मैडम, आप ही ने तो बोला था कि जितना ऊंचा और अच्छा नारा लगाएंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। हट पागल लड़का, इतनी गर्मी में कौन किसको काम देता है? हाँ, मैंने तुम लोगों को काम दिया, चाय कोल्ड ड्रिंक्स भी मुफ्त का पिलाई। अब ज्यादा पैसे मांग रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? कल भी तो आना है तुम्हें काम पे। अब जाओ, दिमाग मत खराब करो। 1000 रुपए में पूरे 3 घंटे नारा लगवा दी।
बात तो ऐसे कर रही है जैसे अपनी कमाई से पैसे दे रही है हमें। आज सरपंच बन गई हूँ, कल कॉर्पोरेटर, फिर एमएलए बनूंगी, फिर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, आखिर में तो देश का प्रधानमंत्री मैं ही हूँगी रत्नाबाई। मैं बनूंगी प्राइम मिनिस्टर। सपने से बाहर आओ माँ। सपनों में तो साधारण लोग जीते हैं, मेरे जैसे सरपंच नहीं। डायलॉग मारना बंद करो माँ। पहले ये बताओ कि आज स्टेज पे इतने बड़े बड़े वादे क्यों कर रही थी? पूरा कर पाओगी? ऐसे बोल बच्चन बन के वादे नहीं करूंगी तो लोगों की उम्मीद कैसे बनी रहेगी मेरे ऊपर? माँ, थोड़ा कम वादा किया करो। गांव के डेवलपमेंट के लिए जितना राशि आया था, हम तो उसमें ये बंगला बना दिए, और अस्पताल के लिए जो पैसे मिले थे उससे लेकर गहने खरीद लिए। फिर सड़क के पैसों से घर के लिए कीमती सामान खरीद लाए, और स्कूल का पैसा मिलना अभी भी बाकी है। हाँ, सब पता है, तो फिर कैसे करोगी गांव वालों के लिए इतना सारा काम? इसीलिए जब तक इस पद पर हो हम अच्छे से पैसे लूट लेते हैं, फिर अगली बार जो आएगा वो जाने लोगों की डिमांड कैसे पूरा करेगा, हमें क्या। हाँ, मैं सब मैनेज कर लूंगी, तू चिंता मत कर। आगे मुझे प्राइम मिनिस्टर जो बनना है। मीरा, इतना टेंशन क्यों ले रही है? तू तो जानती है तेरी वो सौतेली माँ कैसी है, फिर उसके बारे में क्यों सोच रही है? माँ जी, उन दोनों माँ बेटियों की वजह से मेरे पापा बहुत परेशान होंगे। आपको तो पता है कि वो स्कूल में हेडमास्टर थे, उनकी कितनी इज्जत करते हैं सब। अब माँ के ऐसे करने से लोग उन पे उंगली उठाना शुरू कर देंगे। पता नहीं किस हालत में होंगे वो। मीरा, तुम वहाँ पे जाने का सोचना भी मत। वो तुम्हारी सौतेली माँ और बहन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कितना खतरनाक है वो दोनों तुम्हें अच्छी तरह से पता है। नहीं माँ जी, मैं अपने पापा के लिए वहाँ पे जरूर जाऊंगी। तो एक काम कर, तुझे अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं, संध्या को अपने साथ लेके जा। हेलो, हाउ डू यू डू? ऑल ओके? संध्या मौसी, आप? संध्या, हम दोनों तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। आ बैठ मेरे पास। यू बोथ लुक वरीड, एनी प्रॉब्लम? फिर संध्या की बहन कुसुम और मीरा उसे रत्नाबाई के किस्से सुनाए। लो, ये बात, फिर तो ये स्मार्ट संध्या जरूर चलेगी तुम्हारे साथ मीरा। लगता है बहुत मजा आने वाला है वहाँ पे। वी आर कमिंग रत्नाबाई, बी केयरफुल। हाँ माँ, अब हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो काली मीरा यहाँ पे आने वाली है। अरे तू भी ना सोनाली, इतना क्या डरना उससे? वो किस खेती की मूली है, अकेली आएगी तो हमारा कुछ ना कर सकेगी। अपने बापू को लेके यहाँ से चुपचाप चली जाएगी बस। हेलो सरपंच मैडम। अरे भोली भाली चित्रा। हाँ रत्ना आंटी, मुझे आना ही पड़ा यहाँ पे। आप तो मुझे भूल ही गई थी। अरे ना ना ना, तुझ जैसी भोली भाली को मैं कैसे भूल सकती हूँ। सोनाली, तुझे पता है जिस दिन मैं जेल में चित्रा से मिलने गई थी? देख चित्रा, मुझे पता है अब तेरे साथ कोई नहीं, पर मैं हूँ और हमेशा रहूंगी। बोल, तेरी क्या मदद करूँ मैं? आंटी, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो पहले आप खुद अपनी मदद कीजिए। मतलब कि आप अपने पंचायत में सरपंच बनने की कोशिश कीजिए। सरपंच? और मैं? ये ना 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 ना, मुझसे ना होगा ये सब।
आपको मैं जैसे बोलती हूँ बस वैसे ही करते जाइए। आखिर में चुनाव आप ही जीतेंगी। और हाँ, उसके बाद हम दोनों मिलके मीरा से बदला लेंगे। ठीक है, मीरा से बदला लेने के लिए तो मैं कुछ भी करने तैयार हूँ। बता, मुझे क्या करना होगा? चित्रा एक के बाद एक तरीका समझाती गई और रत्नाबाई धीरे धीरे पंचायत के अंडर आने वाले सारे गांव वालों का दिल जीत ली। और क्या होना था, चुनाव भी वही जीतकर आखिर में सरपंच बन गई। माँ, ये सब? हाँ, ये सब तरकीब मैंने ही सिखाया है ताकि तुम्हारी माँ सरपंच बनने के बाद हम मीरा से इजीली बदला ले सकेंगे और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मीरा और उसकी सास हमारी जितनी बेइज्जती किए हैं, अब उसका एक एक करके फैसला होगा। सुनने को मिला है वो यहाँ पे आने वाली है। माँ, चित्रा, हम मीरा की खबर बाद में लेंगे। पहले से एक बड़ी समस्या सर पे मंडरा रही है। समस्या? हाँ, गांव में हॉस्पिटल बनाने के लिए जो राशि मिला था, माँ ने उसे खर्च कर दिया है। कल कलेक्टर आ रहे हैं हॉस्पिटल काम कहाँ तक पहुँचा उसका रिपोर्ट देखने। अब हम क्या करेंगे? देख चित्रा, ये सब मैं तेरे कहने पर की हूँ। अब तू ही बता, इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? बस इतनी सी बात? तो सुनो, मैं जैसे बोलती हूँ ठीक वैसे ही करते जाओ। संध्या मौसी, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं मेरे पापा किस हालत में होंगे। चलिए ना, कल सुबह ही गांव चलते हैं। वेट मीरा, वेट। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। नहीं मौसी, आप कल मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। हाँ। अरे, ये कैसी बात हुई? कहाँ है हॉस्पिटल? 30 लाख रुपए सैंक्शन हुआ था, अभी तक यहाँ पे एक ईंट भी नहीं दिख रहा। कौन है यहाँ का सरपंच? चलो उसके घर। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अस्पताल बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल खरीदा गया था वो सब मुझे वापस चाहिए, बस। मैडम, आप क्यों नहीं समझती? वो सारा चोरी हो गया है। पता नहीं इतना सारा माल कौन चोरी कर सकता है, पर सच यही है कि अभी तक उस चोर के बारे में हमें कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मैंने 1 महीने पहले रिपोर्ट लिखवाया है, पर कोई फायदा नहीं। आप लोग काम करते हो या ऐसे ही वर्दी पहनकर स्टाइल मारते रहते हो? हाँ, मुझे वो मटेरियल वापस ला दो या नहीं, पर उस चोर को पकड़ के लाओ ताकि मैं उसे हमारे कलेक्टर साहब के पास घसीट के ले जाऊं। रत्ना देवी, हम ये क्या सुन रहे हैं? कलेक्टर साहब, आप कब आए? मुझे बुला देते, मैं आ जाती। कोई बात नहीं। हॉस्पिटल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आया था उसके साथ क्या हुआ मैंने सब कुछ सुन लिया है। आपने बहुत अच्छा काम किया जो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। मुझे पूरा भरोसा है पुलिस उस चोर को जरूर पकड़ लेगा। सर, अब क्या होगा? पूरे 20 लाख का माल चोरी हो गया है, मैं उसकी भरपाई कैसे करूंगी? नहीं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ और पैसों का जुगाड़ करने की। सब सही हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप मेरा दुख हल्का कर दिए। कलेक्टर वहां से चले जाने के बाद रत्ना थोड़ी सुकून की सांस ली। आहा, गया कलेक्टर उल्लू बनके। क्या हुआ रत्ना मैडम, सब ठीक? तुम जैसी भोली भाली के होते हुए कभी कोई दिक्कत हो सकती है क्या? कलेक्टर तो हमारा नाटक समझ ही नहीं पाया, बोल गया है और पैसे भेजेगा। ऐसे ही पुलिस को थोड़े थोड़े पैसे खिला के अपने सपोर्ट में रखो ताकि सही वक्त आने पर हम उनका इस्तेमाल कर सके। तुम कौन हो?
हेलो, हाउ डू यू डू? यू आर द सरपंच और सांप का पूंछ। हैं? कौन हो तुम? बिना मतलब के बकवास किए जा रही हो। ओह गॉड, इट्स टू हॉट। मीरा, मीरा, अरे कहाँ रह गई तुम? हाँ मौसी, मैं बस सामान ला रही थी। मीरा, तू? हाँ माँ, बहुत दिन हो गए पापा से नहीं मिली थी, इसीलिए उनसे मिलने आ गई। माँ, इनसे मिलिए, ये है संध्या मौसी, हमारी माँ जी की छोटी बहन। ओह, तो ये है संध्या। सरपंच मैडम, ऐसी नहीं है क्या तुम्हारे घर में? है, पर हमारे गहरे किसी के लिए भी ऐसी चला देंगे क्या? ओहो, तो तुम आ गई यहाँ पे, काली मीरा। चित्रा, तुम यहाँ पे? तो भोली भाली चित्रा जेल से छूटने के बाद यहाँ पे आ पहुंची है, सांप के घर में, और एक जहरीला सांप। बहुत मजा आने वाला है अब तो। अच्छा हुआ संध्या मौसी जो आप भी इस काली मीरा के साथ आ गई हैं। एक साथ दो काम पूरा करूंगी मैं। सपने बहुत देखती हो भोली भाली मैडम। कोई बात नहीं, देखते रहो देखते रहो। माँ, पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा पिछले 3 महीनों से अपने कमरे से नहीं निकले, उसी के अंदर पड़े रहते हैं। अरे मुझे तो लोग विधवा ही मान चुके हैं यहाँ पे। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। संध्या मौसी, आप चलिए मेरे साथ। मैं और क्या करूंगा बेटी, ये दोनों माँ बेटी मुझसे मोबाइल फोन छीन लिए हैं। मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। सच बात यह है कि गांव के डेवलपमेंट के लिए जो भी राशि आते हैं वो सब ये दोनों अपने अयाशी में उड़ा देते हैं। पहले पहले गांव वाले मुझे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, पर बाद में मुझे चोर, लुटेरा, करप्टेड बोल के कितना कुछ सुनाने लगे। उन्हीं के डर से मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। बाबूजी, आप चिंता मत करो, अब मैं और संध्या मौसी आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। अगर उन्हें हम सीधी तरीके से सही रास्ते पर नहीं ला पाए तो उंगली टेढ़ी करके लाएंगे, पर सही रास्ता तो जरूर दिखा के रहेंगे, देखना आप। और इस सब के पीछे मास्टरमाइंड चित्रा मैडम है, उसी ने ही खेल रचा है। ठीक है ठीक है, उसकी खबर तो मैं लेकर ही रहूंगी। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज मजा आ जाएगा डिनर करने में। दिन भर गांव वालों की बहुत सेवा कर ली, अब पेट पूजा करके आराम से सो जाऊंगी। चित्रा, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या मीरा और वो संध्या यहाँ से चले गए? अरे नहीं रत्ना आंटी, वो कहाँ इतनी जल्दी जाने के लिए आए हैं। पर कोई बात नहीं, जल्द ही भाग जाएंगे। वैसे भी आज वो दोनों खाली पेट सोने वाले हैं। मतलब यही कि मैंने लता को सिर्फ 3 लोगों के लिए ही खाना बनाने को बोला था। हमारे खाने के बाद और कुछ भी नहीं बचेगा, और वो दोनों आज रात को भूखे पेट जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। पर हर रोज तो नहीं कर पाएंगे ना। ये तरकीब तो उन दोनों को हमारे घर से धक्का देके निकालने से भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। मजा आ गया। ओ, तुम दोनों अभी तक मेरे घर पे हो? अरे रे, मैं तो भूल ही गई कि तुम दोनों के लिए भी डिनर बनवाना था। लता तो चली गई और खाना भी बस 3 लोगों का बना दी है। दरअसल बात यह है कि मुझे मेहमानों की आदत नहीं है ना, इसलिए मैं तुम दोनों को काउंट ही नहीं की थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरपंच मैडम, आप खाना एंजॉय करो, मैं और मीरा अपना कुछ देख लेंगे। शुरू करो, क्यों बैठे हो? ओ, ये क्या है, इतना नमक? ओ माय गॉड, ये तो मुझसे बिल्कुल खाया नहीं जाएगा।
इतना ज्यादा नमक? खीर में भी नमक? लता तो आज तक ऐसी गलती कभी नहीं की, फिर आज कैसे? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी नौकरानी मेहमानों को देखते ही खाना बनाने में गड़बड़ कर दी है। अब तो तुम तीनों को खाली पेट सोना पड़ेगा लगता है। चल मीरा चल, मैंने तो शाम को बाजार से आते आते छोले भटूरे ले आया था। पता है तुझे कितना टेस्टी रहता है यहाँ के छोले भटूरे? आहा हा 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 हा। चल चल, ठंडा हो जाएगा, एंजॉय करते हैं हम। क्या बात है चित्रा, मुझे लगा था तुम स्मार्ट हो, पर तुम तो ओवर स्मार्ट निकली। पहली रात को ही उन दोनों को झटका देने को सोच रही थी, पर झटका तो हमें लगा। अब भूखा पेट सोना पड़ेगा। संध्या मौसी, खाने में नमक डालने की आदत आपकी गई नहीं, पर एक बात बताइए कि आपको कैसे पता चला कि वो हमारे लिए खाना नहीं बनाने वाले हैं? हाँ, आई न्यू इट। मुझे पता था चित्रा कुछ ना कुछ करके हमें परेशान जरूर करेगी, ताकि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। इसीलिए मैं चित्रा पे कड़ी नजर रखी थी, और जब वो लता को बोल रही थी तो मैंने सब सुन लिया। फिर क्या होना था, लता खाना बना के किचन से निकलते ही मैंने अपना काम झटपट खत्म कर दिया। सच कहूं तो तुम्हारे जैसा कोई चाहिए जो इन माँ बेटी को सही रास्ते पर ला सके, और साथ में वो नागन चित्रा को भी। अरे भोली भाली चित्रा, आज सुबह सुबह क्यों मुझसे मॉर्निंग वॉक करवा रही है? मैं तो ऑलरेडी जवान हूँ, फिट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, फिर सुबह सुबह नींद खराब करके ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे रत्ना आंटी, आप चलिए तो सही, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको किसी से मिलवाना है। जल्दी जल्दी चलिए अब। ओह, ओहो हो, अब कितना वेट करना पड़ेगा। ये तो आ गया, ये है विनोद। अच्छा, विनोद है तुम्हारा नाम? हमारे गांव के हो? क्या मैडम, आप तो मुझे भूल गई। चुनाव से पहले हमारे घर पे आए थे और मेरा पूरा परिवार आपको ही वोट दिया है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। तुम्हारी माँ कैसी है? अरे, माँ को गुजरे हुए 9 साल हो चुके हैं। हाँ 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 बेटा, बड़ी दुख की बात है। हाँ 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 हाँ। रत्ना आंटी, बस कीजिए। विनोद, वो सब छोड़ो, ये लो, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ मैडम, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। कल पुलिस के सामने बताना है कि मीरा मैडम ने मुझे चोरी करने बोला था और बहुत सारे पैसे भी दिए थे। उनके कहने पर मैंने अस्पताल बनाने के लिए जो सारा रॉ मटेरियल आया था वो सब चोरी कर दिया। अच्छा, तुमने चोरी किया है? तो चोरी करके सारा माल रखे कहाँ? वो हमें क्या पता मैडम, मीरा मैडम तो ट्रक में लोड करवा के कहीं ले गई। हमें अब कच्चा माल के बारे में कैसे पता चलेगा? हाँ, एकदम सही है। कल ठीक 9 बजे रत्ना आंटी के बंगले में पहुंच जाना। अब जाओ, और सुनो, दारू पी के मत आना। हाँ मैडम, ठीक है, नहीं पीऊंगा। अरे वाह भोली भाली चित्रा, ये तो कमाल हो गया, अच्छी सेटिंग की है। हैं, ये दोनों सुबह सुबह इस फटीचर से क्यों मिलने आए थे? मुझे तो इनकी बातचीत कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। संध्या, बी केयरफुल। सुबह सुबह चित्रा और रत्नाबाई विनोद को कुछ पैसे देकर अपना प्लान समझा बुझा के आ गए। और जब कुछ देर बाद संध्या आंटी मीरा के साथ उनके गांव के बाजार घूमने गई। हाँ, ये क्या? क्या हुआ मीरा? किसको देख के तेरे पैर अटक गए? संध्या मौसी,
ये जो वहाँ पे बैठकर नशा कर रहा है वो विनोद है। 1 महीने पहले शहर में हमारे घर आया था। बोल रहा था कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा, अगर हम उसे कुछ काम दे देंगे तो उसका कुछ रोजगार हो जाएगा, परिवार के लिए राशन लेकर जाएगा। हाँ तो क्या हुआ? पर ये देखिए, वो इतना महंगा दारू पी रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके पास पैसे कहाँ से आए? और तो और मुझे देख के ना पहचानने का नाटक कर रहा है। अरे वो अपना एंजॉय कर रहा है, तू क्यों उसे घूरे जा रही है? पहले उसे चढ़ जाने दे, फिर मैं देखती हूँ। अब चल सब्जी लेते हैं। मीरा सब्जी खरीदने में एंगेज हो गई। कुछ देर बाद, भैया ये लीजिए। अरे ये संध्या मौसी कहाँ चली गई? यहीं पर तो थी। चल मीरा चल, घर चलते हैं। अरे मौसी, अब कहाँ चली गई थी? एक इम्पोर्टेंट काम था। चल चल अब चलते हैं। ओ बुड्ढी मौसी, हमारा बॉल दे दो। बुड्ढी मौसी? कौन बुड्ढी मौसी? मीरा, क्या मैं बुढ़ी दिख रही हूँ? अरे नहीं मौसी, वो बच्चा तो मुझे बोल रहा होगा, अब जाने दीजिए। अरे लड़का, अभी स्कूल जाने के टाइम यहाँ पे खेल कूद क्यों कर रहा है? तुम लोग स्कूल नहीं जाते? नहीं जाते स्कूल, गांव का स्कूल टूट गया है, कोई टीचर भी नहीं आता पढ़ाने। मीरा, ये क्या, तुम्हारे गांव में बच्चों के लिए स्कूल नहीं है? था मौसी, पिछले साल जो बाढ़ आया था उसके वजह से स्कूल में महीनों तक पानी भरा रहा, और जब पानी सूखा तो स्कूल का हालत बहुत खराब हो गया था, पूरा तहस नहस हो गया था। ये लड़का, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आगे क्या करोगे? हाँ, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा ये रहे, वहां से चल के आ रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए। अब मुझे बॉल मिलेगा या नहीं? ये ले जा। मोहन भैया? हाँ मीरा, कैसी है? मैं ठीक हूँ मोहन भैया, ये आपका बेटा है? हाँ, क्यों, कोई बदमाशी किया है क्या? नहीं भैया, मैं तो ये पूछ रही थी कि आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? माना कि गांव के स्कूल की हालत ठीक नहीं है, पर पास के गांव में भी तो भेज सकते हैं। कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ से मैं इसे स्कूल भेज पाऊंगा? गांव में काम धंधा कुछ नहीं मिल रहा, ऊपर से सरकार जो राशन हमें देते हैं उसे तुम्हारी माँ रत्नाबाई हड़प लेती है। मनहूस औरत जब से हमारे इलाके का सरपंच बनी है तब से सब बिगड़ गया है। इतना लालची, कामचोर, ठग इंसान हमने कभी नहीं देखा था। बहुत बड़ी गलती कर दी इसे वोट देकर। हमारे गांव के स्कूल की मरम्मत करने मैं माँ के साथ बात करती हूँ। वो तो अपने पति का नहीं सुनती, तुम्हारा क्या सुनेगी? मैं चलता हूँ। मीरा, ये तुम्हारी माँ रत्नाबाई कुछ कम चैप्टर नहीं है, चारों तरफ लूटपाट मचा रखी है। उसकी खबर तो लेनी पड़ेगी। लता, ये ले, चावल, आटा, सब्जी, मसाला सब ले आए हैं। हमारे लिए याद से खाना बनाना। हमारा क्या है माँ जी, हमें जो बोलेगा हम उसके लिए खाना बना देंगे। वैसे आपके पास पैसे हैं, आप जब मन करे राशन खरीद लाते हैं, नहीं तो होटल से ऑर्डर कर देते हैं। हमारे नसीब में तो सही से 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। क्यों, तुम्हें तो यहाँ पे तनख्वाह मिलता होगा, उसका क्या करती हो? तनख्वाह? क्या बताऊं मीरा दीदी, तुम्हारी माँ और बहन मुझे 1000 रुपए महीने का देंगे बोल के काम पे रख लिए, पर हर महीने 200-300 दे के भगा देते हैं, और सरकार जो राशन देती है उसे भी गांव वालों को नहीं देते। मुझे सब पता है मीरा, पर मैं क्या करूं? तुम्हारी माँ ऐसी है कि उससे कुछ कहो तो खुद की इज्जत चली जाती है, और हर वक्त पैसे हड़पने के चक्कर में रहती है वो।
उसे परवाह नहीं कि उसे अगले इलेक्शन में कोई वोट दे या ना दे। वो बस इस दौरान अच्छे से लूट के अपनी तिजोरी भरना चाहती है, ताकि जिंदगी भर माँ बेटी बस ऐश करते रहें। पर पापा, इतने सारे पैसे, हर महीने का राशन, ये सब कहाँ रखते हैं? बैंक में तो पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। फिर स्कूल और अस्पताल के लिए जो पैसे मिले थे उसे वो गहने और कीमती सामान खरीद के स्टोर रूम में छुपाए रखे हैं। और मुझे यकीन है कि राशन भी वहीं पर रखे होंगे, ताकि बाद में उसे बेच के पैसे बना सके। तो हेडमास्टर जी, राशन बांटने का नेक काम आपके हाथ से ही होना चाहिए, ताकि खोई हुई इज्जत वापस आ सके। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। सब समझ जाएंगे, कल सुबह का इंतजार कीजिए। आज रत्नाबाई अपने घर पे सबके लिए याद से डिनर बनवाई थी, क्योंकि उसे पता था कि कल मीरा को पुलिस अरेस्ट कर लेगी। इसीलिए आज उन सबका बिहेवियर मीरा और संध्या के साथ बहुत ही अच्छा रहा। वैसे गरीब लोगों का पैसे हड़प के रत्नाबाई और सोनाली बड़े मजे से सुबह के 9-10 बजे तक आराम से सोते रहते हैं। आज इतनी सुबह ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है माँ किसी से झगड़ा कर रही है। छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या, सो जाती हूँ। पता नहीं सुबह सुबह ये झगड़ालू सोनाली किसके साथ लड़ाई कर रही है। हाँ, उस मीरा के साथ कर रही होगी। हाँ तो होने दो, मुझे क्या, सो जाती हूँ। आज तो 10 बजे मीरा को पुलिस अरेस्ट कर लेगी। हा, और थोड़ी देर सुकून से सो जाती हूँ इसी खुशी में। सुबह के 7 बज रहे थे। लोगों की बातचीत की वजह से रत्नाबाई और सोनाली की नींद तो खुली, पर वो दोनों बेड से उठने का कष्ट नहीं किए। पर असल में इधर संध्या, मीरा और मीरा के पापा गांव वालों को सरकार से मिली राशन बांट रहे थे, जिसे रत्नाबाई अपने स्टोर रूम में छुपाए रखी थी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मीरा, तू यहाँ पे आई। देख, सब बदल रहा है। पूरे 6 महीनों के बाद हमें राशन मिला। साधु भैया, बाकी गांव वालों को भी खबर पहुंचा दीजिए, ताकि सब 9 बजने से पहले यहाँ से अपना अपना राशन ले जाएं। रत्ना आंटी, क्या हुआ भोली भाली चित्रा? क्यों सुबह सुबह नींद खराब कर रही है? बिस्तर से उठने का कष्ट करेंगे तो आपको असल बात समझ आएगी कि बाहर क्या नौटंकी चल रहा है। हैं? क्या हुआ? मीरा अरेस्ट हो गई? ओहो, आप चलिए तो सही। हाँ, ये क्या? मेरा सारा राशन? मीरा के पापा ये क्या कर रहे हैं? मैं अभी सबके दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। अरे, अब बस करो। अभी लोगों को राशन लेने से रोकोगी तो जनता आपके पीछे तो गाली दे ही रही है, अब सामने भी बकेगी। ये तीनों राशन बांट के इन लोगों के सामने अच्छा बन रहे हैं, तो आप भी अच्छा बनने का थोड़ा नाटक कर लीजिए। सही बात। अरे आओ, जल्दी आओ, सब अपना अपना राशन ले लो। सरकार 6 महीनों के बाद आज दिए है राशन। मैंने इसीलिए मीरा के पापा को बोला कि ये शुभ काम आपके हाथ से ही कर दीजिए। अच्छा, रत्नाबाई बहुत ही अच्छी औरत है लगता है। अब धीरे धीरे बच्चों का स्कूल भी बन जाएगा और गांव में अस्पताल भी, और जो कच्ची सड़क है उसकी भी मरम्मत हो जाएगी, है ना? गांव वाले राशन लेकर चले गए। रत्नाबाई का स्टोर रूम पूरा खाली हो गया था। फिर भी वो सुकून की सांस ले रही थी, क्योंकि मीरा का खेल कुछ ही देर में खत्म जो होने वाला था। घड़ी में 9:30 हो गए थे। पुलिस भी रत्नाबाई के बुलाने पर सही वक्त पर पहुंच गए थे। अरे, ये विनोद कहाँ रह गया? वो रहा, आ गया। विनोद भी बिना दारू पिए नहा धोकर रत्नाबाई के घर पहुंचा। गुड मॉर्निंग रत्ना मैडम।
हाँ, गुड मॉर्निंग। तो विनोद बताओ, पुलिस के सामने अब सच बोल दो। कौन सा सच मैडम? अरे मतलब वही जो सच तुम्हें बोलना था आज। वही तो, क्या बोलना था मुझे? दारू चढ़ा के रखे हो क्या? कल हमारे सामने जो बोल रहे थे वही सीधा सीधा पुलिस के सामने भी बोल दो। अरे मैडम, कौन सी बात बोलूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ही बता दीजिए क्या बोलना है मुझे। तुम्हें ये बताना है कि अस्पताल बनाने के लिए जो कच्चा माल आया था उसकी चोरी कैसे हुई और किसने करवाया। अच्छा, कच्चा माल आया था क्या कभी? और चोरी भी हो गया मैडम? अरे रे रे, ये तो बहुत गलत हुआ। वैसे किसने किया है चोरी? अरे नालायक, वही तो तुम्हें बताना है कि तुम्हें वो सब चोरी करने किसने पैसे दिए थे। पैसे? मुझे कोई क्यों पैसा देगा मैडम? और मुझे किसी से पैसे मिलते तो मैं सीधा बम्बई नहीं चला जाता हीरो बनने। मुझे कुछ नहीं पता कि अस्पताल बनाने के लिए मटेरियल कब आया था और इतना सारा माल चोरी कैसे हो सकता है ना? क्यों दारोगा साहब, आप ही बताइए। मैं चलता हूं अब। क्या रत्ना मैडम, एक आदमी को सही से समझा भी नहीं पाए कि पुलिस को क्या बताना है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कलेक्टर के साथ आप ही बात कर लेना। अरे चलो रे सब, सुबह सुबह बुला के दिमाग खराब कर दिए। चित्रा, मैं तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमसे तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। अच्छा होगा तुम वापस वही जेल चली जाओ। मुंह संभाल के बात करो सोनाली। आज तुम जिस बंगले में खड़ी होकर मेरे ऊपर भाषण झाड़ रही हो वो मेरे बदौलत हुआ है। और मुझे क्या पता था कि तुम्हारे गांव में सबके सब तुम्हारे जैसे ठग हैं, धोखेबाज हैं। वो सब तो ठीक है, पर ये विनोद 10,000 रुपए लेकर ऐन वक्त पर मीरा को चोर बोलने से मुकर क्यों गया? मैं तो सोची थी कि मीरा अभी अरेस्ट होकर चली जाएगी और मैं इसी खुशी में वाइन पीऊंगी, पर मीरा तो बच गई। क्या ये लोग मुझे चोरी के केस में फंसाने वाले थे? पर क्यों मौसी? मैंने कौन सी चोरी की? और अगर वो विनोद पैसे लिया था तो मेरा नाम बोला कैसे नहीं? क्या चल रहा है ये सब? मजा आ गया। मौसी, आपको ये सब पता था? हाँ, कैसे पता नहीं रहेगा। ये डिटेक्टिव संध्या यहाँ पे सारे चोरों की असलियत का पर्दाफाश करने जो आई है। आपने क्या किया मौसी? सुन, कल जब हम दोनों बाजार गए थे और तेरी नजर उस नशेड़ी विनोद पे पड़ी, तभी मुझे याद आ गया कि रत्नाबाई और चित्रा सुबह सुबह इसी विनोद से मिलने गए थे। फिर क्या, तू सब्जी खरीदने में बिजी हो गई और मैं चली विनोद के साथ सौदा करने। आज इतने दिनों के बाद विदेशी मार के मजा आ गया। विनोद, तू बताना दोस्त, पैसे कहाँ से मिले तुझे? सीक्रेट है। किसी को पता चलेगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। किसी को बताना मत। हमारी सरपंच, वो लालची औरत रत्नाबाई और उसकी कोई रिश्तेदार चित्रा, दोनों मुझे उनके एक प्लान में शामिल करके 10,000 रुपए दिए हैं। प्लान में? कौन सा प्लान? मुझ पे भरोसा रख भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा सुन, बात यह है कि मुझे कल सुबह पुलिस के सामने बस इतना बताना होगा कि मीरा दीदी हॉस्पिटल बनाने का सारा कच्चा माल चोरी करवाई है। मैं खुद सारा सामान उनके ट्रक में लोड किया था और वो ट्रक लेके शहर चली गई। तो ये बात। बेटा विनोद, तुम्हें पता है वो रत्नाबाई और चित्रा मुझे भी कुछ पैसे दिए हैं कि जब तुम मीरा का नाम पुलिस के सामने बोलोगे तब मैं तुम्हारा नाम बोलूंगी कि मैंने खुद देखा है विनोद को सारा रॉ मटेरियल रातों रात चोरी करके शहर में बेचते हुए।
बताओ अब तुम कैसे बच पाओगे? ये तो रत्नाबाई का बस पुलिस को गुमराह करने का प्लान है। आप ये क्या बोल रही हैं? मैं अब क्या करूं? सच, तुम्हें बस सच बताना है बेटा। मीरा तो एक नेक औरत है, उससे झूठे केस में फंसा के तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो। ये लो, मैं तुम्हें 20,000 देती हूँ। शहर में काम धंधा भी दिलवा दूंगी, पर तुम्हें पुलिस के सामने बस सच बोलना है, जो तुम जानते हो। ठीक है मैडम, आप मुझे एक गलत काम करने से बचा लिए। धन्यवाद। मौसी, आप नहीं होती तो आज मेरे साथ क्या होता? अब चल आगे की तैयारी करते हैं। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बहुत मजा आ गया आज तो। जरूर ये सब इस संध्या बुड्ढी का ही काम है। संध्या की चालाकी की वजह से रत्नाबाई और चित्रा फिर से एक बार मात खा गए। अब रत्नाबाई का दिमाग खराब होने लगा था। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मीरा को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, इसी खुशी में मैंने अपना सारा राशन गांव वालों के हाथ जाते हुए देखकर भी सीने पे पत्थर रख दी। पर अब राशन तो सारा गया, पर मीरा का कुछ ना बिगाड़ पाई मैं। रत्ना आंटी, इतना परेशान मत हो। हमारे पास ये 5 करोड़ का बंगला तो है ना। हॉस्पिटल और स्कूल के लिए जो 1 करोड़ मिले थे वो भी तो लॉकर में है। हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। मैं तो कहती हूँ कि चलो उन पैसों को लेके यहाँ से भाग चलते हैं। किसी दूसरे स्टेट में चले जाएंगे और वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। हाँ, बात तो सही है। हम खुद यहाँ से छुप के नहीं भागेंगे तो लोग एक दिन हमें मार मार के यहाँ से भगा देंगे। पर इतने सारे पैसे लेकर निकलने से पहले हमें ये बंगला तो बेचना पड़ेगा। मैं एक बिजनेसमैन को जानती हूँ जो इस बंगले को खरीद सकता है, पर हमें बेचने के लिए 1 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, तब तक अच्छा बनने का नाटक कर लेते हैं, फिर बंगला बेच के सारे पैसे गहने लेकर चलते बनेंगे। नहीं रत्ना आंटी, इस बार हम संध्या बुड्ढी पे भरोसा नहीं कर सकते। उसका कुछ अलग ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। सुनो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये बंगला तो जरूर बिक जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। अगर औरत पढ़ी लिखी हो तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, अंडरस्टैंड? इसीलिए मेरे से अंग्रेजी सीख लो। मैडम, अगर हमारे पति को प्यार से रात के खाने में बुलाना है तो अंग्रेजी में कैसे बुलाएंगे? सिंपल है, बोलोगे डार्लिंग प्लीज कम फॉर डिनर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर किसी को अंग्रेजी में गाली करना है तो वो क्या है ना, कभी कभी पड़ोसियों को गाली करने को मन करता है। लो, ये तो और भी सिंपल, बोलोगे शट अप यू इडियट, यू नो नथिंग, आई नो एवरीथिंग, बाय बाय टाटा, सी यू नेवर। मीरा, तुम्हारी संध्या मौसी हमारे साथ आने वाली थी, वो कहाँ रह गई? पापा, संध्या मौसी बोल रही थी कि वो फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास शुरू कर रही है। चलिए देखते हैं। अच्छा मैडम, वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर जब कभी ज्यादा ही सुंदर दिखती हूँ तो आईने में देखकर अंग्रेजी में क्या बोलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लो, ये बात, ये तो मैं रोज रोज करती हूँ। तुम्हें बोलना है ओ माई गॉड, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक ए क्वीन। हाँ, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बोलने से तो और भी अच्छा लगेगा। अरे मीरा, हेडमास्टर जी,
आप दोनों कम कम हैव अ सीट, जॉइन माय क्लास। नहीं संध्या आंटी, फिर कभी। आज के लिए आपका क्लास खत्म हो गया हो तो हम घर चले। ओके ब्यूटीफुल लेडीज, टुडेज क्लास इज ओवर, लेट अस मीट टुमारो, सी यू, टेक केयर। सी यू मैडम, टेक केयर यू। कुसुम दीदी, तुम तो जानती हो तुम्हारी बहू मीरा कितनी भोली भाली है। उसे अपने प्लान के बारे में पहले से बता दूंगी तो क्या पता अपनी सौतेली माँ और बहन को बचाने की कोशिश भी कर सकती है। इस पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। तू एकदम सही बोल रही है संध्या। मीरा को गलती से भी अपने प्लान के बारे में बिल्कुल मत बताना। आज भी उसके सौतेली माँ और बहन के बारे में सोच के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे इस सब से जितना हो सके दूर रख, नहीं तो उनके बातों में आकर तेरा प्लान फेल कर देगी ये। वैसे दीदी एक काम करो, मुझे 50,000 रुपए भेज दो। आगे की तैयारी में जरूरत पड़ेगी। मेरे पास जितना था सब उस नालायक नशेड़ी विनोद को सेटल करने में खर्च हो गया। हाँ हाँ, पैसे तुझे मिल जाएंगे, तू चिंता मत कर। तू अपना काम निपटा। याद रहे, उन 2 माँ बेटियों के चक्कर में उस चित्रा को छुटकारा मत दे देना। नागिन है वो, नागिन। ओहो दीदी, तुम भी ना। तुम्हारी नागिन की विष दांत काटने मैं चाकू पकड़कर तैयार खड़ी हूँ। डोंट वरी। अब कैसे बोल रही हैं डोंट वरी? संध्या आंटी, आपको तो पता है वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओहो मीरा, तू बहुत सोचती है। तेरी माँ, बहन और देवरानी कुछ ना कुछ खुराफाती जरूर सोच रहे होंगे। उन्हें पहले उनका काम तो शुरू करने दे, फिर मैं तभी उन्हें देख लूंगी। तू आराम से अपना गांव घूम, मंदिर जा, बाजार जा और खुली हवा में सांस ले। ये सब शहर वापस जाके नहीं मिलने वाला, अंडरस्टैंड? पर संध्या, हमने तो स्कूल बनवाने का वादा कर दिया है गांव वालों से। अब कितने दिनों तक टालते रहेंगे? अरे हेडमास्टर जी, टालना ही क्यों है? काम शुरू हो जाएगा कुछ ही दिन में। आप बस देखते जाइए। जब तक आपके साथ संध्या है तब तक फिकर नॉट, बी कूल। है, ये गर्मी में कौन कूल रहता है? पागल है क्या? और बोल रही है फिकर नहीं करूं। कैसे फिकर नहीं होगी मुझे? देख सोनाली, अब तू देर मत कर। ये सही वक्त है। अपने लोगों को पैसे खिला के पूरी तरह से सेट कर दे, ताकि मीरा और संध्या को किडनैप करके कम से कम 10 दिनों तक अपने पास रखें। हाँ, और उसी बीच हम सब कुछ बेच के यहाँ से भाग सकते हैं। मैंने बात कर लिया है। काम आज दोपहर को शुरू हो जाएगी माँ, जब मीरा मंदिर से वापस आ रही होगी। सुनसान सड़क पे अकेली मीरा। मीरा जब से गांव में आई है तब से हर रोज 11 बजे गांव के मंदिर में जाती है और 12-1 बजे तक घर वापस आ जाती है। आज भी मीरा मंदिर अकेले गई थी और इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश में थे रत्नाबाई, चित्रा और सोनाली। कितनी तेज धूप है, बाप रे बाप। आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दोपहर होते ही लोग घर के अंदर घुसे रहते हैं। देखो तो पूरा गांव, सड़क सब खाली पड़ा है। मैं अकेली चल रही हूँ यहाँ पे। ए, चुपचाप हमारे साथ चल। ये क्या बदतमीजी है? आप कौन हैं और मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं कहीं भी नहीं जाने वाली।
चुपचाप चल, वरना तुझे यहीं पर काट के फेंक देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दोनों गुंडे मीरा को डरा के वहां से कहीं ले गए। अरे संध्या आंटी, आप आज लंच नहीं करेंगी क्या? आइए ना, हम सब एक साथ मिलके खाते हैं। भूख तो लगी है, पर बात यह है कि मीरा अभी तक मंदिर से वापस नहीं आई। मैं तो इस गांव में नई हूँ, उसे अब कहाँ जाकर ढूंढूंगी? उसका फोन भी नहीं लग रहा। अच्छा ये बात। सोनाली, तू चली जा संध्या आंटी के साथ, यहीं कहीं पास में ही होगी मीरा, और कहाँ जाएगी भला? मुझे बिना बताए वो कहीं भी नहीं जाती, पर आज इतने देर तक कहाँ गायब हो गई, समझ ही नहीं आ रहा। सोनाली चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ चलो ना, चलिए संध्या आंटी, मीरा दीदी को ढूंढते हैं। हम सब जा रहे हैं तो सरपंच मैडम आप भी चलिए ना, आपको यहाँ पे कौन नहीं पहचानता। आप चलेंगी तो मीरा को ढूंढने में ज्यादा आसानी होगी, है ना? अच्छा हाँ चलो फिर, चलो मैं चलती हूँ। सब एक साथ मीरा को ढूंढते हुए मंदिर के उसी सड़क के पास पहुँचे जहाँ से मीरा गायब हुई थी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। ये मीरा गई कहाँ? गांव के उस तरफ एक बाबा का मठ है, मीरा दीदी भी अक्सर वहाँ पे जाया करती थी। पता नहीं आज शायद चली गई हो। चलिए वहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। बाबा के मठ का बहाना देकर सोनाली संध्या को जंगल के तरफ ले गई और चलते चलते सब एक सुनसान घर के पास जा पहुँचे। जाइए संध्या जी, आप अंदर जाकर देख लीजिए, शायद मीरा आई होगी यहाँ पे। और तो सारे जगह देख चुके हैं, बस यही एक आखिरी उम्मीद है। अरे मुझे अकेले बोल रहे हो अंदर जाकर देखने के लिए? आप तीनों भी चलिए मेरे साथ। हाँ हाँ चलो ना सब, हमें तो सब पहचानते ही हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है। उस घर के अंदर जाते ही रत्नाबाई कुछ लोगों को इशारे से बुला दी। अरे यहाँ पे तो कोई बाबा नहीं है, ये दो गुंडे दिख रहे हैं मुझे। सुनो, उस काली मीरा के साथ इस बुढ़ी को भी बंद कर दो इसी घर में, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। बंद तो जरूर करेंगे हम। अरे सुनो रे सब, इन तीनों को पकड़ के बंद कर दो इसी कमरे में, जल्दी करो। वो सारे गुंडे मिलके रत्नाबाई, चित्रा और सोनाली को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिए। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें उस बुढ़ी को बंद करना है, हमें क्यों बंद कर रहे हो? मुझसे पैसे लेकर मुझे ही बंद कर दिए। चुपचाप दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हें ये हरकत बहुत भारी पड़ेगा। दरवाजा खोल दो, वरना मैं सरपंच रत्नाबाई तुम्हारे नाम पे केस ठोक दूंगी। ए बुढ़ी, चुपचाप अंदर बैठ, नहीं तो मुंह पे कपड़ा बांध दूंगा। चले थे मुझे बंद करने, इन्हीं को ही इनके गांव में बंद करवा दी। जलवा, संध्या का है ये जलवा जलवा। मजा आ गया। ये देखिए, मीरा एकदम सही सलामत है। ठीक है, अब सुनो, उन तीनों को 1 महीने तक इसी घर में बंद करके रखना होगा तुम्हें। खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, रोल्स जो मांगे वो दे दो। बस एक बात का ध्यान रहे कि वो ना तो उस कमरे से बाहर निकल पाए, ना किसी से बात कर सके और ना ही किसी से मिल सके। तुम्हें बाकी के पैसे 1 महीना खत्म होते ही मिल जाएंगे। जी मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। अब ये तीनों हमारी जिम्मेदारी हैं। ये सब तो मेरा ही खेल है। संध्या मौसी, आप पहले बताइए तो सही, ये सब चल क्या रहा है? और वो लोग मुझे क्यों किडनैप किए थे? चल चल घर चल, सब समझाती हूँ तुझे। घर पहुँच के संध्या मीरा और उसके पापा को अच्छे से सब कुछ समझा दी कि कैसे वो छुप के सोनाली और रत्नाबाई का प्लान सुन ली थी
और गुंडों को उनसे ज्यादा पैसे देकर खरीद ली। जो हुआ अच्छा हुआ। रत्ना वहीं पर हमेशा बंद रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। हाँ। अरे हेडमास्टर जी, आप वो सब छोड़िए, पहले चलिए सारा सामान, गहने और ये बंगला बेच के स्कूल और अस्पताल बनाने का काम शुरू करते हैं। एक हफ्ते में मीरा के पापा रत्ना का स्टोर रूम पूरा खाली करके सब कुछ बेच दिए और उसमें से जो पैसे मिले उसे स्कूल की मरम्मत शुरू कर दिए और हॉस्पिटल बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी खरीद लाए। पता नहीं यहाँ से हम कब निकल पाएंगे। वो संध्या तो बहुत चालू निकली, एक सरपंच को बंद कर दिए। मैंने कहा था सोनाली कि संध्या बुढ़ी बहुत स्मार्ट है, पर तुमने ऐसे घटिया गुंडों को तैयार करके रखी थी जो हमें ही बंद कर दिए। तुम्हारे गांव में तो सब बेईमान हैं, तुम्हारे तरह। ए चित्रा, हर बात पे मुझे दोष देना बंद करो। यहाँ से कैसे निकलेंगे पहले वो सोचो। अब यहाँ से निकल के भी क्या कर लेंगे? उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया होगा। गांव में अब हर कोई खुश था। बच्चों के लिए स्कूल तैयार करने का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। उधर हॉस्पिटल का फाउंडेशन का काम भी शुरू हो चुका था। गांव वाले समझ चुके थे कि ये सब मीरा और हेडमास्टर जी ही किए हैं। और ये खबर जाकर कलेक्टर ऑफिस में पहुंचते ही कलेक्टर खुद गांव में आ पहुंचे। हेडमास्टर जी, आप हमें सब कुछ सच बता के बहुत अच्छा काम किए। अब रत्नाबाई को सरपंच के पद से हटना पड़ेगा। आप काम चालू रखिए, बाकी पैसों का सैंक्शन जल्दी हो जाएगा। धन्यवाद सर। एक महीना बीत चुका था। अब रत्नाबाई, चित्रा और सोनाली को गुंडे पूरे इज्जत के साथ गांव के सड़क पे छोड़ गए। और जब वो चलते चलते घर वापस आ रहे थे तब उनकी नजर पड़ी स्कूल के ऊपर, जो एकदम चकाचक था। थोड़ा आगे चलकर देखे तो हॉस्पिटल का काम भी काफी हद तक बढ़ गया था। तीनों दुखी होकर उनके बंगले के तरफ जाने लगे। सोनाली, चित्रा, तुम दोनों देख रहे हो? जिसका डर था वो हो चुका है। लगता है मेरा स्टोर रूम पूरा खाली हो गया होगा। सबसे पहले मैं अपने बंगले से मीरा और उस संध्या को धक्का मार के निकाल दूंगी। मेरे घर पे बैठ के मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। छोड़ो ना माँ, जाने दो। अब कम से कम हमारे पास 5 करोड़ का बंगला तो है। कौन हो तुम लोग? अंदर कहाँ चले जा रहे हो? कौन हूँ मैं? इस बंगले की मालकिन रत्नाबाई हूँ, यहाँ की सरपंच। अच्छा, तुम मालकिन हो तो फिर मैं कौन हूँ? रत्नाबाई, अब जाओ यहाँ से। तुम्हारा ये बंगला मुझे बेच दिया गया है, पूरे 6 करोड़ में। निकलो। क्या? ये कैसे हो सकता है? निकलो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा। बहुत भूखे हैं। अच्छा सोनाली, यहाँ से चलते हैं। अब रत्नाबाई करती तो क्या करती। वो चुपचाप सोनाली और चित्रा को साथ में लेकर अपने पति के पुराने घर पे जा पहुंची। ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट। पर इस घर में तो ऐसी नहीं है। एडजस्ट करना होगा तुम तीनों को अब। रत्नाबाई, सोनाली और चित्रा अपने आंखों से इतना बदलाव देखने के बाद और किसी से क्या कह पाते भला। बस चुपचाप दुखी होकर बैठे रहते थे। कुछ ही दिन में पता चला कि पंचायत में फिर से इलेक्शन होने वाला है। संध्या मौसी, क्या ये सब सही हो रहा है? एकदम सही हो रहा है। गलत करने वाले तो सबक सीख गए। अब गांव वालों के साथ अच्छा होना चाहिए। हाँ। कुछ ही दिन में चुनाव का परिणाम आ गया और इस बार चुनाव जीतकर सरपंच बन गए हैं मीरा के पापा, यानी कि सबके प्रिय हेडमास्टर जी। बधाई हो हेडमास्टर जी, अब तो आप सरपंच बन गए हैं। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। तुम दोनों का लाख लाख शुक्रिया। तुम दोनों यहाँ पे आके उस माँ बेटी को सबक ना सिखाते और मेरा हौसला ना बढ़ाते तो शायद मैं आज भी एक कमरे के अंदर खुद को बंद करके रखा होता। पापा,
अब पूरे पंचायत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, इसलिए जनता के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना आप। अब उस पंचायत में सब कुछ बेहतर हो गया था, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। रत्नाबाई, चित्रा और सोनाली चाहकर भी मीरा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। ये भोली भाली चित्रा, मुझे लगा था तुझे जेल से निकाल लूंगी तो अपनी चालबाजी से मीरा को मजा चखाएगी, पर तू तो एक नंबर की नकारा निकली। तुझ पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दिया मैंने। सही बोलती है सोनाली, तुझे तो जेल में ही होना चाहिए। मैंने कोशिश तो बहुत की थी, पर मुझे क्या पता था कि संध्या बुढ़ी यहाँ तक आके पहुंच जाएगी। कोई बात नहीं, मीरा से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी, चाहे आपका साथ हो या ना हो। कुछ ही दिनों में मीरा और संध्या वापस शहर अपने घर के लिए निकल पड़े। संध्या मौसी, आपको पक्का यकीन है कि चित्रा और कुछ नहीं करने वाली? जब कुछ करने की कोशिश करेगी तब तू मुझे याद कर लेना। दिस संध्या will teach her a nice lesson. Understand? सही कहा संध्या ने। करम तेरा अच्छा तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी सच्ची तो घर में मथुरा काशी है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।